तो कल हम लोगों ने देखो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। सर रिकॉर्डिंग मोड में डाल दीजिए। ये हो गया, देखो। तो अब उसके आगे देखो है, जहां तक हो गए थे। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, देखो कई सारी बातें करी हम लोगों ने। अब एक चीज है, देखो वेपर डेंसिटी की बात करें, मॉलिक्यूलर मास के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। गैस लॉ देखो आपको पता ही होते हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत वैसी चीज नहीं होती, फिर भी हम बता देते हैं शॉर्टकट में, अभी डिटेल पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। जैसे गैस लॉस की बात करें, इनकी डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल इन जब हम पढ़ाएंगे गैसियस स्टेट, ठीक। यहाँ पे सिर्फ जो है इसका शॉर्टकट वर्जन पढ़ेंगे, क्या क्या है। जैसे पहला बॉयल्स लॉ, ठीक, ये हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में बस हमारे काम का है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब है पीवी बराबर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। पी को इधर ले आओ, इसको हटा दो, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है गैस का, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्या हो, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट प्रेशर हो, ये हमारा कहलाता है, ठीक। कहने का मतलब है, इसका मतलब V अपॉन टी इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ये चार्ल्स लॉ हो गया। इस सब की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं, डिटेल तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक। उसके बाद है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर, सारी कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सारी कंडीशन कांस्टेंट हो, तो सारे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट हो, दो गैस ले लो, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, या आप सीधे कह सकते हो वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो देखो अगर तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग अबव लॉज, इन सबको कंबाइन कर दो, तो अगर कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? देखो वॉल्यूम हमारा क्या क्या था, समझो एक बारी ध्यान से। देखिए वॉल्यूम में क्या क्या था, तो एक तो हम ये कह रहे हैं, पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा, फिर हमने चार्ल्स लॉ देखा, है ना। तो बॉयल्स लॉ था पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ल्स लॉ था टेम्परेचर, और ये एवोगैड्रो क्या? एन। तो सारी इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं पीवी बराबर, देखो पी को इधर ले आओ तो ये हो गया एन टी, और जब इसको हटाओगे कांस्टेंट को, एक नया इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे साइन को, तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या? आर। इस आर को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कहते हैं इसे,
ठीक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये इक्वेशन जो है ये हमारी कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और दुनिया की कोई भी गैस इसको फॉलो नहीं करते, तो भाई हमेशा याद रखो आइडियल कुछ नहीं होता है ना। अब आर की वैल्यू देखो कैसे आएंगी, वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ आर बहुत सारी होती है। एक तो होती है, देखो अगर एटमॉस्फेयर में यूज करें 0.08, ये सब निकालना हम गैस स्टेट में सिखाएंगे, अभी सिर्फ हम इसको यूज करना है। लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, मोल इनवर्स। न्यूमेरिकल में या तो ये रखो, ये नहीं रखो तो 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये रखो। ये नहीं रखना है तो 2 कैलोरी में रखो, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये 3 वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में जनरली इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ी ध्यान रखो, काम आएगा। देखो तो इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको आता ना हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखिए जरा, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of ideal gas at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure। हमने कहा था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो। हमने उस दिन आपको एनटीपी के बारे में बताया था, है ना। तो यानी ये क्या है हमारी एनटीपी, और हमने कहा था एनटीपी और एसटीपी लगभग एक बराबर होते हैं, हालांकि प्रेशर का थोड़ा सा फर्क होता है। एनटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, एसटीपी पर 0.989 होता है, तो लगभग एक ही होता है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह रहे हैं कोई आइडियल गैस है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है इतने इतने टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना होता है, केल्विन में आप जानते ही हो जितना सेंटीग्रेड हो उसमें इतना जोड़ दो, तो 0 में इतना जोड़ोगे इतना ही आएगा, केल्विन हो जाएगा। प्रेशर आपको कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और हमें निकालना है वॉल्यूम। पीवी इक्वल्स टू क्या है, देखो एनआरटी है, जो इसी के फोन के साथ की थी, वैसा आ नहीं रही है, वैसा अपनी तरफ म्यूट करो भाई। पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी है, ठीक। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। अब देखो एन कितना है, 1 मोल का निकालना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल का पूछ रहा है, 1 मोल का पूछ रहा है, तो एन 1 मोल रखो। आर कितना, 0.0821। टेम्परेचर कितना, 273, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1। इसको सॉल्व कर लो, ये 22.4133 आएगा, जिसको हम लोग रफली 22.4 लीटर्स लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं 1 मोल में कितना हम लीटर मानते हैं, 22.4 लीटर्स हम मानते हैं, इतना लीटर आ गया। ठीक, ये वाला खुद करना घर पे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड, और देखो एंड 780 टॉर। ये टॉर में प्रेशर दिया है, यहाँ पे किसमें दिया है, टॉर में प्रेशर दिया है।
तो आपको देखो एटमॉस्फेयर में बदलना होगा इसे, ठीक है। तो देखो 760 टॉर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर में 760 टॉर होते हैं, ठीक। तो इतने ये याद होना चाहिए, इसको याद कर लो। धीरे धीरे सब कांस्टेंट याद हो जाएंगे किसमें कितने होता है। दिए भी रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, कभी कभी नहीं भी देते। तो 760 टॉर बराबर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इसलिए दिया कितना है, 780 टॉर बराबर कितना हो जाएगा, इसको एटमॉस्फेयर में बदलना है। तो 780 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर इतना आ जाएगा। तो आप क्या कैलकुलेट द वॉल्यूम, बस अब बाकी होमवर्क खुद करना, कर ही लोगे मेरे ख्याल में, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, 1 मोल का निकालना है, सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही सॉल्व करना है। तो सेम डिक्टो वैसे ही कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। गैस स्टेट के ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे अभी, बस कुछ ही बता रहा हूं कि वो अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगे कुछ, क्योंकि गैस स्टेट को तो हमको डिटेल में पढ़ना है। किसमें, पूरा चैप्टर ही है गैस स्टेट, तो वहां पे इनका यूज हम करेंगे ही। तो इसलिए उसको यहां से पढ़ने से कोई फायदा अभी नहीं है, वरना पता चलेगा गैस स्टेट ही शुरू हो जाएगा चैप्टर, तो उसको वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है केवल हम उतना आपको बता दे रहे हैं जितने की हमें जरूरत पड़ने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 880 टॉर प्रेशर है। ठीक, ये भी कर लोगे। मोल निकालना होंगे पहले आपको। यहाँ पे देखो हमारा फार्मूला सिर्फ क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर दिया है, आर तो कांस्टेंट है, ठीक। प्रेशर आपको टॉर में दिया, उसको एटमॉस्फेयर में बदल लो। वॉल्यूम निकालना है, मोल भी गिवन है। मोल कैसे आएगा, मोल हो जाएगा क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मीथेन का मास कितना दिया हुआ देखो 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लो। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 4, कितना हो गया 16, ये इसका आ गया। प्रेशर कितना हो गया 880 टॉर को डिवाइड कर दो 760 टॉर से, बस ये आ गया। अब निकल ही आएगा, सब कुछ पता चल गया, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं 2 गैस है, 2 आइडेंटिकल, 2 बर्तन है, 2 आइडेंटिकल वेसल्स। क्या है, ए एंड बी है ना। और इनके अंदर क्या है, कंटेन। एक के अंदर तो भरी है मीथेन, दूसरे के अंदर भरी है सल्फर डाइऑक्साइड। कहां पर, एट, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते फिर समझाते हैं। क्या कह रहे हैं समझो, आपसे कह रहे हैं 2 बर्तन है, दोनों एक ही जैसे हैं। एक में तो मीथेन भरी है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड भरी है। टेम्परेचर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है,
प्रेशर जितना यहाँ है प्रेशर इतना यहाँ, टेम्परेचर प्रेशर सेम। आपसे कह रहे हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनका रेशियो निकालना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये इनका फार्मूला जानते ही हो। तो मोल निकाल लो, देखो सीधे सीधे मोल मास क्या हो गया, मास हो गया, मास देखो मास इक्वल टू क्या हो गया, मोल इनटू मोलर मास। अब देखो एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा था, अभी ऊपर पढ़ाया, अगर टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है और दोनों देखो कह रहे हैं दोनों कंटेनर सेम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तीनों चीज क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ ऐसे भी कहता है, देखो ध्यान से समझो, एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, ध्यान से समझना, कि दो लॉ है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है एवोगैड्रो लॉ। देखो एवोगैड्रो लॉ एक तो ये लिखा है, और ये भी कहता है कि इफ टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस क्या है, आर सेम है, तो देन उनके मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी एक डेफिनेशन है एवोगैड्रो लॉ की। ठीक है, एक वो है एवोगैड्रो लॉ, एक ये है। अगर दो गैसेस के टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो देखो जरा यहाँ पे भाई, जब ये सब सेम है तो इसका मतलब N1 बराबर होगा N2, इनके मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे ध्यान रखो, इनके मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, आई बात समझ में। ये मान लो स्मॉल n है। अब चलो हमें क्या निकालना है, मास का रेशियो निकालना है, m1:m2 निकालना है। मास बराबर क्या है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां रखो, इधर हो जाएगा इसके मोल इंटू इसका मोलर मास, पहले वाली गैस का। इधर चलो मान लो ये मीथेन गैस है, ये मान लो SO2 गैस है, तो ये इस2 हो जाएगा इसका मोल इंटू इसके मोलर मास। तो देखो मोल तो दोनों गैस के क्या है, सेम, n मान लो, n मान लो। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16, और SO2 का निकाल लो मोलर मास, मीथेन का तो भी ऊपर निकाला ही था। तो ये कितना हो गया SO2 का, भाई सल्फर का कितना 32 और ऑक्सीजन कितना 16, 2 वो भी 32, टोटल आ गया 64। तो ये हो गया इंटू 64। देखो n n कैंसिल हो गया और 16 4 आ गया, तो इसका मतलब 1:4 आंसर। तो इनके मास का रेशियो देखो क्या आ गया, 1:4 का रेशियो आ गया। ये मासी का तो रेशियो निकाला हमने, और मास की जगह फार्मूला ये रख दिया। समझ में आया ये? अब आगे समझो, 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो कह रहे हैं टू आइडेंटिकल, दो बर्तन आइडेंटिकल है, वेसल्स ए एंड बी, इनके अंदर क्या भरी है, कंटेन, कौन कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस भरी है। किस पर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। देखो ये भी पहले मेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीएमटी होता था ना, उसमें आया था ये। और जो ऊपर वाला जो अभी क्वेश्चन कराया है, ये भी पहले पीएमटी मेडिकल, जो सीपीएमटी का एग्जाम होता था, उसमें आया हुआ है ये भी शुरू में। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो बर्तन है ए और बी, एक में हाइड्रोजन गैस भरी है, एक में हीलियम गैस भरी है ना। इसका आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब वॉल्यूम दोनों के बराबर है, और कह रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, बराबर है। तो इसलिए चूंकि तीनों चीज बराबर जब हो जाएं, तो हमने कहा इनके मोल भी फिर क्या होते हैं, बराबर होंगे, N1 N2 भी बराबर होंगे गैस के, बस इसी को यूज करेंगे। तो इसका मतलब दोनों गैस में मोल सेम है। अब मोल का फार्मूला क्या है भाई, मोल है हमारा क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जरा फर्क जरा समझना पहले एक बात आपसे, लेकिन एटम्स का रेशियो पूछा है। देखो है, पहले एक बात समझो, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर हीलियम। इसमें क्या है, इसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है, और ये तो मोनोएटॉमिक है, इसमें एक एटम है, ठीक, इसमें कितना है, एक एटम है। तो इसका मतलब अगर इसका एक मोल लें और इसका एक मोल लें, तो दोनों के चूंकि मोल सेम है, दोनों के मोल क्या है, N1 बराबर N2 है मोल। आपसे एटम का रेशियो पूछा है, तो एटम्स निकाल लो, इसमें कितने हो गए, ठीक है। N1 बराबर N2 है, मान लो एक एक मोल की बात कर लो, तो इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हुए, एक मोल H2 बराबर एक मोल हीलियम, ठीक है, एक मोल हीलियम हो गया। अब एक मोल में कितने एटम है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो गए इसमें, और इसमें 1 मोल हीलियम एटम। और आपसे क्या पूछ रहा है, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो इसलिए रेशियो बराबर क्या हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2:1, ये आंसर हो गया, ठीक है। रेशियो इनका कितना आ गया, 2:1। बहुत सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये सब खुद करना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 2.8 लीटर्स। एनटीपी नहीं भी दिया है, तो फिर हमारे पास अगर डेटा और कोई नहीं दिया, तो मजबूरी है उसको एनटीपी में ही सॉल्व करना, ठीक। ये सब खुद करना, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, तो उसको हम क्या बताएं, खुद करना। अब देखो ध्यान से जरा, ये भी खुद करना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द number of molecules and number of
atoms present in 11.2 liters of oxygen gas at NTP। ये भी खुद कर लोगे तो इसको भी खुद करना, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो the mass of 94.5 milliliter of a gas at STP is found to be 0.2231 gram. Calculate its molar mass। ये भी आपको करना है। ये सब बड़े इजी से हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप कर देना तो हम बता देंगे सही है तुम्हारा गलत है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, IIT का आया हुआ है। ठीक है, अरे लेक्चर अपलोड कर देंगे भाई, कई बार लिखोगे, हम समझ गए, करेंगे बेटा। इसको देखो दोपहर तक करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर weighing 0.05 ग्राम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये मास दिए इनके, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि पानी की एक बूंद है, एक ड्रॉप, उसका वजन दिया हुआ, वेट आपको दिया है 0.05 ग्राम। आपसे कह रहे हैं बताओ इस एक बूंद में मेरे बच्चों पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं। देखो बिल्कुल रियल क्वेश्चन है? अब इस एक बूंद में कितने होंगे, बड़ा सिंपल है। देखो इसको हम मोल में बदलो पहले, तो इतने ग्राम कितने मोल के बराबर है, तो 0.05 अपॉन मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पानी का मॉलिक्यूलर मास तो 18 है, बार बार तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये तो इसका आ गया मोल। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इतने बराबर कितना हो गया, इतने मोल बराबर है ना, तो 6.02 10⁻23 इंटू 0.05 अपॉन 80 हो गया। क्यों भाई, बस सॉल्व कर लो सीधे सीधे। 1.67 आएगा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओहो देखो, एक बूंद में सोचो कितने मॉलिक्यूल है पानी में, तो इससे तुम्हें इस बात का अंदाजा लग रहा होगा पानी कितना छोटा, मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं, है ना, है एक ड्रॉप में इतने कम है, तो इसका मतलब कितने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल। ये बात हमारे यहां से समझ में आती है। कुछ समझे भाई? देखो दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी जो अब बता रहे हैं। पानी कितना बड़ा अच्छा होता है ये भी हम बता सकते हैं। देखो कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 molecule of water
पानी के एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होता है, माने कितना बड़ा होता है, एक तो ये निकालना, और रेडियस भी उसकी निकालनी है। रेडियस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल की निकालनी है, और ये मानते हुए, एज्यूमिंग, ये मान लो, एज्यूमिंग इट स्फेरिकल, अगर ये स्फेरिकल हो तो, हालांकि स्फेरिकल तो होता नहीं है, आप लोग जानते हो, है ना, वाटर तो एंगुलर होता है, बेंट शेप, और गिवन है आपको पानी की डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml, मिलीलीटर इनवर्स, पानी की डेंसिटी दी हुई है आपको, ठीक। चलो भाई, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एक मॉलिक्यूल का। देखिए क्वेश्चन समझो भाई जरा ध्यान से। अरे क्या निकाल भी दिया तुमने इतनी जल्दी, 18 ml। अनन्या, पानी का एक मॉलिक्यूल देखो तुम्हारा ऐसे ही गलत है, अगर 18 ml होता मेरे बच्चे, 18 ml करीब इतना हो गया, मान के चलो इतना बड़ा पानी मॉलिक्यूल होता तो दिखता नहीं हमें, और अभी ऊपर देखा हमने कि एक बूंद में ही कितने 10⁻21 लगभग आ रहा है, तो 18 ml कैसे आ सकता है दोबारा, है ना, तो ऐसे ही पता चल रहा गलत है। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, पानी की डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक, ये पानी की डेंसिटी। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब पानी अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। देखो इससे ये प्रूव हो रहा है, 1 ग्राम वाटर अगर लोगे तो उसका मास 1 ml, उसका वॉल्यूम 1 लीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1 ग्राम पानी होगा तो 1 ml का होगा। हम ये पता कर लें इस 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो वॉल्यूम इस 1 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम इतना होगा, तो एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होगा निकल आएगा। तो अब जरा देखो इस 1 ग्राम में कितने भाई मॉलिक्यूल है, तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, मोल बराबर क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना गिवन है, 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 18 ग्राम, तो कितना आ गया 1/18। तो अब जरा देखो ध्यान से, 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है अवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। इतने मॉलिक्यूल ही तो होंगे पानी, 1 मोल में इतने पानी होंगे, तो इतने मोल में कितने होंगे मेरे बच्चों, तो 1/18 मोल बराबर हो जाएगा 6.02 10⁻23 इंटू 1/18, इतने मॉलिक्यूल है पानी के। इसका मतलब 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं सर, तो दैट इज हम क्या लिख दें कि 6.02 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल हैं किसमें, 1 ग्राम में, और इतने ग्राम इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 1 मिलीलीटर है। तुम चाहो इसको लीटर में भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हुआ, ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक का कितना हुआ, इससे डिवाइड कर दो तो 18 ऊपर आ जाएगा, 16.02 10⁻23 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो 6×18 तो 2.9 समथिंग आ जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻⁻23। देख रहे हो कितना छोटा है पानी, इतना छोटा है पानी बेटा। ये हुआ पानी का आंसर, वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबके, नहीं आया। डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम इतना है, तो 1 ग्राम पानी में कितने हमारे मॉलिक्यूल है वो निकाल लो। 1 ग्राम को पहले 1 मोल में बदल लो, तो मोल में कितना हो गया 1.8 1/18,
तो 1/18 में कितने मॉलिक्यूल होगा भाई, एक मोल में इतने होते हैं, तो इतने में कितने हुए, इतने, तो इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो इतना ml है, तो फिर एक का कितना हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो कितना कम आ रहा है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल। अब बी पार्ट तुमसे पूछ रहा है कि मान लो वाटर को ये कह रहा है स्फेरिकल मान लो, तब इसकी रेडियस निकालो। तो देखो, इफ वाटर इज एज्यूम्ड, मान लिया है, यही क्वेश्चन में माना ही है क्या, स्फेरिकल माना है ना, स्फेरिकल मान लिया। तो सर वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर कितना होता है, वाटर का वॉल्यूम कितना भाई, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला तो जानते ही हो। और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने कितना निकाला, ये निकाला, तो इसको इधर रख दो, 2.9 इंटू 10⁻⁻23 मिलीलीटर है। आपसे पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल की रेडियस निकालो, तो इसलिए आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2.9 10⁻⁻23, 4 यहाँ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई की जगह रख दो 3.14, है ना। पाई को या तो इतना रखा करो या इतना रखा करो, इतना रख दो। हमें तो आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका क्यूबिक रूट भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में चूंकि कैलकुलेशन, देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, उसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती है जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। अब ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने में बहुत देर लगेगी। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं सॉल्व, हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, जेई के लिए है। तो इसका सॉल्व कर लोगे तो करीब 1.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में यूज किया है, इसलिए आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, और इतना, और देखो चूंकि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर जो होता है 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, इसलिए तुम एंगस्ट्रम में कहो तो ये 1.9 एंगस्ट्रम। पानी लगभग इतना बड़ा होता है, सोचो 1.9 एंगस्ट्रम के बराबर। एक मोटा मोटा आइडिया होता है। कुछ समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया? चलो सर, तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। देखो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल तो जानते ही हो, ना समझ में आए तो बोल के भी पूछ लो। जो टेस्ट में उनको हम डिस्कस कर देंगे एक दिन, संडे मंडे में किसी दिन कर देंगे, चिंता ना करो। देखो क्वेश्चन लिख रहा है, फिर उसको सॉल्व। समझो क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आप जानते ही हो क्या होता है, इसकी वजह से प्लांट्स कलर होता है, ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का, प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो कह रहे हैं क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का। इस क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये अभी आगे कोऑर्डिनेशन में बता भी देंगे। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। आपसे कह रहे हैं
बाय वेट जो है क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम है, 2.68% मैग्नीशियम है वेट से। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो उसमें 2.68 ग्राम मैग्नीशियम होगा। ये मतलब है परसेंटेज का, तो मतलब यही होता है 100 में कितना। तो 100 ग्राम अगर क्लोरोफिल होगा तो उसमें इतने ग्राम मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो अब बताओ 2 ग्राम अगर क्लोरोफिल ले लें तो कितना होगा। तो इसलिए 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना होगा, 2.68 इंटू 2/100 इतना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 डिवाइड कर लो, तो 26 गुना 52 54, तो 0.054 ग्राम। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में इतने ग्राम मैग्नीशियम होगा, बस हो गया। अब आपसे कह रहे हैं जितना मैग्नीशियम है इतने ग्राम आ गया, उसमें बताओ कितने एटम है मैग्नीशियम। तो इसको मोल में बदलो, तो मोल बराबर क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 0.054, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ना रखें, हम क्या रखेंगे, एटॉमिक वेट। तो यहाँ एटॉमिक वेट कितना है 24, ये रख दो, ये मोल आ जाएंगे। अब देखो अगर हमारा 1 मोल होता तो कितने एटम होते, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो सर इतने में कितने होंगे, है ना, इंटू ये इतने मोल में कितने होंगे, 6.02 10 टू पावर 23 इंटू 0.054 अपॉन 24। बस सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए उतना आंसर। ठीक, सॉल्व कर लो, ये करीब आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर 21 आइटम। बताओ 2 ग्राम क्लोरोफिल ले लें तो इतना है, सोचो है। ये एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आए नहीं आए, सॉल्व करके देखो, नहीं आ रहा है तो सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन तो सही लगा, सॉल्व करके देखो, गुणा भाग कुछ गड़बड़ हुआ होगा। कैलकुलेटर लेके बैठ जाया करो सब लोग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो, इस पूरे चैप्टर में हम पहले कह चुके हैं, यहाँ तो सब डेली साथ साथ सॉल्व करोगे तभी सीख पाओगे। सॉल्व करके देख लो, कुछ मिस्टेक किया होगा नन्या बेटा। बाकी लोग भी कुछ भैया कर करा लिया करो, बाकी लोग तो कुछ बस कथा की तरह सुनने में लग रहा है। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट समझो। कह रहे हैं पब्लिक वाटर सप्लाई देखो of water contain 0.10 parts per billion of chloroform. So how many molecules of chloroform would be contained in 0.05 ml of this water? कह रहा है घर में पानी आ रहा है, उस पानी में क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, और कह रहा है कितना मिला है, 0.1 पार्ट्स पर बिलियन, 0.1 पार्ट्स
पर बिलियन। चलो अब आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो आपसे कह रहा है बताओ ऐसा पानी जो घर में आ रहा है जिसमें क्लोरोफॉर्म इतना मिला हुआ है, इसका इतने ml हम ले लें तो उसमें बताओ कितने क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, है? तो ये पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, देखो एक बात याद रखो आपके लिए हमेशा, मिलियन कहीं हो इसका मतलब होता है 10⁻⁶, और बिलियन का मतलब 10⁻⁹। ठीक होता है ना? देखो 6 जीरो हो गए, ये हो गया 10⁻⁶ मिलियन। दिख रहा है? मिलियन माने क्या होता है 10 लाख, और 9 जीरो लगा दो, ये है तो क्या होता है 1 अरब, या ऐसे कह लो 10, ये 1 अरब हो गया, यानी 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़। तो ये बिलियन है, बिलियन का मतलब 1 अरब होता है, तो बिलियन वर्ड का ये मतलब है, इसको ध्यान रखो। अब क्या कह रहा है, पार्ट्स पर बिलियन का क्या मतलब होता है बेटा, ये समझो पहले। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 0.1 ppb कहते हैं इसे शॉर्टकट, पार्ट्स पर बिलियन को। ये अभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे जब हम लोग सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो पार्ट्स पर बिलियन, जहां पे कोई चीज बहुत कम होती है ना, उनमें हम ppm पार्ट्स पर मिलियन और ppb पार्ट्स पर बिलियन का यूज करते हैं। ट्रिलियन होता है 10⁻3 बढ़ा दो और 12, तो खैर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, न्यूमेरिकल्स में ppm और ppb की ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जनरली जो चीजों में मिक्सिंग की जाती है वो इन्हीं के रेशियो में की जाती है। तो ट्रिलियन है 10⁻12, तो देखो जरा पार्ट्स पर बिलियन ppb, अब समझो जरा क्या करें। इसका यह मतलब है कि 0.1 अगर बिलियन हो, बिलियन ऑफ वाटर हो, तो उसमें, है ना, ध्यान से सुनो, देखो पीपीबी का मतलब क्या है वो बता रहा हूं। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन में कोई चीज कितनी है। तो 1 बिलियन ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब उसमें 0.1 क्लोरोफॉर्म है, ये मतलब इतना अमाउंट। तो अगर कहने का मतलब इतना ग्राम, अब बिलियन का मतलब 10⁻⁹, दैट इज, इसको हम कह ले इतने ग्राम ऑफ अगर पानी आ रहा है घर में, तो उसमें 0.1 ग्राम क्लोरोफॉर्म हमारा मिला हुआ है, ये मतलब, ठीक है? ये मतलब है इसका, इतने ग्राम पानी में इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, बस, ठीक है? अब आपसे कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन देखो ऊपर कह रहे हैं अगर इतना पानी हो तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना, तो इसलिए 0.05 ml। अब देखो इस ग्राम को तुम ml में भी बात कर सकते हो, जैसे ये ग्राम लिखो, चाहो इसको ऐसे भी लिख लो 10⁹ ml अगर पानी है तो इसमें 0.1 ml क्लोरोफॉर्म है, ऐसे भी कह सकते हो। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? देखो फिर से समझाएं, पहले समझ लो। देखो ध्यान से समझो, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होता है?
दो वर्ड होते हैं, एक होता है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, एक है पीपीबी। इस पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? वेट इंटू 10⁹ अपॉन वॉल्यूम, अपॉन क्या है? वॉल्यूम, ये मतलब है। ठीक है, कि कोई चीज 1 मिलियन में कितनी है, 1 मिलियन में कोई चीज कितनी है उसको हम पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं। 1 मिलियन में जितनी हो उसको पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। ये हो जाएगा वेट इंटू 10⁶ अपॉन वॉल्यूम। तो देखो आपको पानी कितना दिया, वॉल्यूम ऑफ पानी, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, देखो कितना दिया, 0.05 ml दिया है। हमको ये पता कर लो इतने पानी में कितने क्लोरोफॉर्म है, यही पूछ रहा है आपसे। देखो ये क्या कह रहा है, इतना पीपीबी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 0.1 पीपीबी ऑफ पानी में कितना है ना, ये निकालना है। तो समझे, तो कितना हो गया, अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म का ये कितना है, ये हो गया। ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं 10⁻, अगर 9 होगा पानी तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना होगा, 0.1 ग्राम क्लोरोफॉर्म होगा। अगर इतना हम ले लें पानी, तो फिर हम अगर 0.05 ml ले लें पानी तो कितना होगा, तो 0.1 इंटू 0.05 अपॉन 10⁻9। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻−12 ग्राम क्लोरोफॉर्म। इतना क्लोरोफॉर्म है, बस अब हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। भाई कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको सॉल्व कर लो, ये 13 और ये 39, 35, 119.5 आ जाएगा। अब इतने ग्राम को मोल में बदलो, इसलिए मोल कितना हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है, इतना है क्लोरोफॉर्म, और ये उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इतना आ गया। अब देखो 1 मोल में क्लोरोफॉर्म कितने होंगे, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म होंगे। इसलिए भैया इतने मोल में कितने होंगे, इतने मोल में कितने होंगे, ये हो जाएगा 6.02 10⁻23 इंटू यही। बस जितना है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये करीब आ जाएगा तुम्हारा 2.5 10⁻10। तो पानी इतना 0.05 ml पानी में इतने मोल क्लोरोफॉर्म की मिलावट चल रही है। क्लोरोफॉर्म इसलिए मिलाया जाता है, वैसे तो आजकल क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं क्लोरीन, उसकी परसेंटेज निकालने के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो तो आगे भी चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाएंगे। क्लोरोफॉर्म भी पहले लोग मिलाते थे, क्लोरोफॉर्म अब नहीं मिलाया जाता, अब तो ब्लीचिंग पाउडर ही मिलाते हैं। क्लोरीन की अब तो टैबलेट आती है, बल्कि सीधे टैबलेट मिलाई जा देती है। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था। ठीक है, तो इतना समझे, कुछ नहीं समझे? यस सर। ठीक, ये वाला खुद करना। हाउ मैनी molecules of water of hydration are present, ये भी PMT का आया वो क्वेश्चन, are present in 630
मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O, ये इसका फॉर्मूला। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। देखो जैसे कोई कंपाउंड होते हैं ना सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड में क्या होता है, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, और उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल जाके फंस जाते हैं। इन फंसे हुए पानी के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड में एक फार्मूले में दो वाटर इंटेंगल्ड हो जाते हैं, इसे दो वाटर को हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं इतने मिलीग्राम अगर ऑक्सैलिक एसिड ले लें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा। बस मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, फिर ग्राम को मोल में बदलो, एक मोल में इतने हैं तो जितना मोल आ जाए उतने मोल में पानी कितने, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कर लोगे। ये करीब आ जाएगा 6.02 10⁻21 आंसर आएगा। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, यस सर। ये सॉल्व करिएगा फिर। ये देखो नेक्स्ट एक और दे रहे हैं, ये भी करना। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स में। प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2। ठीक है, इसको भी आप करना, सिंपल क्वेश्चन है। एक मोल में कितने, 0.1 मोल में कितने ऑक्सीजन का वेट है वो निकालना है। इसका भी आंसर हम बता दे रहे हैं कितना आएगा ताकि सॉल्व करने में आपको आसान हो जाए। मॉलिक्यूलर मास निकाल ही लोगे। नाइट सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23, कार्बन का पता ही है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी खुद करना है आपको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है। What is the ratio of molecules between 1 mole of water and 1 mole of sucrose? सुक्रोज का फार्मूला ये भी खुद करना, सिंपल है। दोनों के मोल दिए हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स निकाल लो, एक मोल में कितना, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। कितना, ये तो आंसर सीधे सीधे ओरली है। अरे एक मोल में ये भी है, एक मोल ये है, तो सीधा आंसर कितना हो गया। एक मोल में तो नंबर कितना होता है, वोगैड्रो नंबर ही तो होगा दोनों का, तो इसका मतलब 1:1 ही आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बच्चे का कंसेप्ट समझना है। भाई एक मोल में इसके मॉलिक्यूल है वोगैड्रो नंबर के बराबर, इसके भी एक मोल में इतना, तो दोनों का रेशियो कितना है, 1:1 ही तो हो गया। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है,
कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, अभी तक नहीं समझ में आया हो। देखो एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको बल्कि इसको अभी रहने दो, चलो फिलहाल अब ये तुम्हारा जो पार्ट है यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ऐसे समझो। ये चैप्टर जो है इसका एक पार्ट और खत्म हो गया। अब गैस से रिलेटेड और मोल से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम खत्म। अभी चैप्टर नहीं खत्म होगा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, चैप्टर बहुत बड़ा है। अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद, अब कल पढ़ाऊंगा मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालना कैसे निकाले जाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालना, एवरेज मास निकालना, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इस दूसरा टॉपिक होता है स्टिकियोमेट्री, माने वॉल्यूमेट्री पढ़ना, तो वो भी लेकिन यहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आगे काइनेटिक्स के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, सॉल्यूशन के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो वो हम लोग आगे बात नहीं करेंगे, यहीं पे सीख लेंगे ताकि उन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आपको ना आए। तो आज के लिए बेटा इतना रखो, कल फिर मिलते हैं दोबारा। जी सर क्लास जो है 10-15 मिनट पहले अगर खत्म हो जाती तो सही रहता, जैसे तो 9 कल बजे। 7:30 पे पढ़ाएंगे। यस सर। ठीक है, कल 7:30 पे लेंगे। ओके सर। चलिए।